और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो हम लगातार बात कर रहे हैं कि संसद में जो 3 कृषि सुधार विधेयक लाए गए हैं उनके क्या मायने हैं, क्या प्रभाव है, किस तरीके से भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है और क्या सही तस्वीर है। इसी से जुड़ा है हमारा आज का विशेष, जिसमें हम बात कर रहे हैं कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार की। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर रमेश चंद, जो सदस्य हैं नीति आयोग में और कृषि से जुड़े मामले देखते हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इन तीनों विधेयकों से जो एक बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आती है वो हमने दर्शकों से उसको रूबरू करवाया, लेकिन आपसे चर्चा करते हुए हम सिलसिलेवार ढंग से इन तमाम बिंदुओं पर एक बार फिर आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। शुरुआत अगर मैं छोटे किसानों से ही करूं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं और कृषि सर्वे भी दिखाते हैं कि 86% तक छोटे जोत के किसान हैं, लघु किसान हैं, सीमांत किसान हैं, उनके हितों को देखना बहुत जरूरी है। ऐसे में जब हम इस बिल की बात करते हैं तो ये भी कहा जाता है कि जो छोटे किसान होते हैं ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, इनके पास ज़मीन कम होती है, इनके पास इतने साधन नहीं होते हैं कि ये अपने आप को बाहरी दुनिया से जोड़ सकें। ऐसे में कैसे इनके हितों को सुनिश्चित करेंगे ये विधेयक? जी, आपने बिल्कुल सही प्रश्न उठाया शुरू में ही। छोटे किसान हमारे यहाँ 86% है और आने वाले समय में उनका प्रतिशत और भी बढ़ने वाला है। तो ये जो बिल है, यदि हम जो एक सर्विस एग्रीमेंट और प्राइस इंश्योरेंस बिल उसको ले लें, हमें पता है कि छोटा फार्मर मशीनरी नहीं खरीद सकता। छोटे फार्मर का सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो स्केल का डिसएडवांटेज है। वो थोड़े से प्रोड्यूस को कई बार मार्केट तक ले जाने के लिए भी अनइकोनॉमिक एक लॉट होता है उसके पास। तो जो यदि हम उसको देखें कि यदि किसान से डायरेक्टली प्रोड्यूस ले लिया जाए, कोई व्यापारी, होलसेलर, एक्सपोर्टर, प्रोसेसर उसे डायरेक्टली प्रोड्यूस लेता है, तो उसको अपना थोड़ा सा सामान दूर मार्केट तक ले जाने के लिए जो भी खर्चे करने पड़ेंगे वो एक उसका बेनिफिट हो गया, क्योंकि उसके पास अनइकोनॉमिक लॉट होते हैं बेचने के लिए। दूसरा यह है कि कोई किसी किस्म की उसको आधुनिक बीज चाहिए, कोई नई स्प्रे के लिए कोई मशीनरी चाहिए, अपने फार्म पे काम करने के लिए कोई मशीनरी चाहिए, तो नए सर्विस और प्राइस इंश्योरेंस एक्ट में वो किसी फर्म के साथ ये करार कर सकते हैं कि आप मुझे इस रेट पे ये सर्विस प्रोवाइड करोगे। तो उसको मशीनरी रखने की या इस तरह की सारी सुविधाएं जो एक लंपी कैपिटल यूनिट होते हैं वो उनको रखने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, आपने यदि बिल पढ़ा हो तो देखा होगा कि इसमें एक एफपीओ जो है वो एक व्यापारी और किसान संगठन दोनों के रूप में काम कर सकता है, और उसके लिए आगे सरकार लेकर भी आई है कि हम 10,000 फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन देश में अगले 4-5 साल में बनाएंगे। तो कई किसान अपना जो है खुद का एक व्यापारी बन के काम कर सकते हैं। वो एफपीओ बन के एक किसान रहेंगे और एफपीओ बन के व्यापार करेंगे, तो वो उससे उनको बेनिफिट होगा। तो ये जो है बिल जो है, इन्होंने ये बिल्कुल जहन में था सभी के कि हमारी जो कृषि है उसमें डोमिनेंस छोटे फार्मर की है। 1 हेक्टेयर से नीचे वाले 50% से ज्यादा है। तो उसका जो मैंने अभी आपको कुछ उदाहरण देकर बताया, एक विशेष ख्याल जो है उसका रखा गया। जी बिल्कुल, यानी एक विस्तृत नजरिए के साथ इन विधेयकों को लाया गया है। लेकिन प्रोफेसर साहब, अगर हम मौजूदा हालात की बात करें, क्योंकि आने वाले वक्त में जैसे जैसे ये विधेयक जब संसद से पारित हो जाएंगे, उसके बाद जब इनका क्रियान्वयन होगा तो ज्यादा तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन आज जो सवाल उठ रहे हैं उन्हीं के जवाब आपसे चाहेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य, किसानों को इस बात का भय है कि क्या एमएसपी, कम से कम उन्हें एमएसपी तो जरूर मिले। ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? कहीं ये ना हो कि मंडियों में भी उनकी खरीद ना हो सके और बाहर उनको सही दाम ना मिल सके। ऐसा है कि एमएसपी कई फसलों में कई जगह किसानों के लिए बहुत जरूरी है। आज की डेट में यदि एमएसपी हम किसान को नहीं देते तो मार्केट प्राइस एमएसपी से कुछ क्रॉप्स में काफी नीचे है, कुछ क्रॉप्स में ऊपर है, कभी कभी होती है, लेकिन कुछ क्रॉप्स में उससे नीचे है। तो उसकी आज के तारीख में बहुत बड़ी अहमियत है एमएसपी की। उससे छेड़छाड़ या उसको बंद करना या इस तरह की चीजें करना, वो आज के हालात में एक
नामुमकिन जैसी बात है। जी लेकिन इस जो ये तीनों विधेयक आए हैं, इनसे एमएसपी का कोई दूर का भी रिश्ता नहीं है। वो मैं आपको थोड़ा उदाहरण देकर बताना चाहूंगा। जी अब जो लोग ये कहते हैं कि जब एपीएमसी मंडी के बाहर चीजें शुरू हो जाएंगी, एपीएमसी मंडी बंद होगी, तो हमारी एमएसपी को कौन खरीदेगा। अब जैसे हमारे पास हरियाणा और चाहे पंजाब ले लीजिए, जहां अपने चावल और गेहूं का एक एक दाना एमएसपी पे किसान बेचना चाहे तो खरीदा जाता है, सरकारी एजेंसियां स्टेट की और सेंटर की दोनों की ओर से। लेकिन उन्हीं दो प्रदेश में मक्का है, सरसों है, चना है, वो अक्सर एमएसपी से नीचे बिकता है। जी तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि केवल एपीएमसी मार्केट का होना ये सुनिश्चित नहीं करता कि हर क्रॉप पे एमएसपी मिलेगी। ये सरकार की नीति पे डिपेंड करता है कि वो कितनी क्रॉप कहां से किस क्रॉप को एमएसपी पे खरीदे। दूसरा, हमने ये भी देखा है कि बहुत से हमारे ऐसे प्रदेश हैं, जैसे आपने समाचार अक्सर सुने होंगे कि उत्तर प्रदेश में भी मंडियां हैं, लेकिन जी उत्तर प्रदेश का किसान कई बार वहां एमएसपी नहीं मिलती, हरियाणा में अपना प्रोड्यूस लेकर आता है। तो यदि एपीएमसी का होना ही ऐसी गारंटी करता कि एमएसपी उससे मिल सके, फिर तो सबको वो एमएसपी मिल जाती। एमएसपी का एपीएमसी के एग्जिस्ट होने से कोई रिलेशन नहीं है। एमएसपी और एपीएमसी का ये जो नए 3 एक्ट आए हैं, इनसे इनके साथ कोई संबंध नहीं है। मैं ये क्लियर करना चाहता हूं अपने किसान भाइयों के लिए विशेष तौर पर, मंडी जो है एपीएमसी की, उसको रखना ना रखना, छोटा करना बड़ा करना, उसका दायरा सीमित करना बढ़ाना, ये स्टेट के अधिकार के क्षेत्र में है। जी हमारे संविधान में ये कहा गया है कि जो मंडियां हैं, जो मार्केटिंग है जहां एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, वो जो है स्टेट के अधिकार के क्षेत्र में है। लेकिन जो सेंटर ने किया है, उसने एक ट्रेड एरिया बनाया है कि ये एक ट्रेड एरिया के लिए है, जहां पर सीधे किसान के साथ व्यापार हो सकता है। वो जाए तो वहां पर उसके जो प्रोड्यूस को बेच सकते हैं। तो मंडियों में जैसे अब जो ट्रेडिंग एरिया है, उसमें कोई भी फी, कोई भी टैक्स नहीं लगाएगा। लेकिन जो एपीएमसी मंडियां हैं, वहाँ टैक्स भी हैं, और वहाँ जो है कमीशन एजेंट के चार्ज हैं और सारे हैं। तो ये मंडी के साथ इसका कोई लिंक नहीं है। इस एक्ट की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि इस एक्ट को यानी जो कमजोर किया मंडियों जाए। की मौजूदा कई किसान व्यवस्था है प्रोफेसर साहब, वो मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी, लेकिन किसानों को और कई विकल्प मिलेंगे अपनी उपज को बेचने के, जिससे उनकी आय ही ज्यादा बढ़ेगी, उनको मुनाफा ज्यादा होगा। लेकिन एक बड़ी बात जो कही जा रही है, चाहे ये अनुबंध करें कंपनियों के साथ या एसपीएफओस के साथ जुड़े, किसानों को लेकर एक भ्रम ये फैलाया जा रहा है कि पूंजीपतियों का आधिपत्य होगा, यानी कॉरपोरेट्स को ज्यादा फायदा होगा। एक पूरी व्यवस्था जो सरकार सोच रही है बनाने की किसानों के हित में, उसमें किसानों का शोषण ना हो, कॉरपोरेट्स अपने मनमाने ना करें, ये कहां तक सुनिश्चित किया जा रहा है? इसमें भी मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे देश में कई जगह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही है। और सबसे पहले अभी यदि पिछले 40 साल की हम बात करें, तो 1988-99 में पंजाब सरकार ने पेप्सी के साथ करार किया था कि वो आलू किसान से खरीदेंगे और प्रोसेस करेंगे। और बाद में पंजाब सरकार अपना एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट भी लेकर आई। वहाँ थोड़े से एरिया में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता भी है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होता। आलू में, बारले में होता है। इसी तरह हमारे पास बहुत से प्रदेश में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होते हैं। हम पोटैटो के जैसे लेज खाते हैं, पोटैटो चिप खाते हैं, वो अक्सर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंडर प्रोक्योर होता है। केला कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में प्रोक्योर होता है। कहीं से भी हमें आज तक कोई ऐसा इंसिडेंस या कोई ऐसा नहीं मिला केस देखने के लिए किसी पूंजीपति ने किसान की जमीन का 1 फुट एरिया भी कब्जा करने की, या उसने कभी कोई कोशिश भी किया हो। तो इसको ये कहना कि इससे हमारे जमीन छूट जाएगी, इससे ये हो जाएगा, यदि हम एक्ट को पढ़ें तो हम जब इस पे बहस कर रहे थे तो हम ये देख रहे थे, और कई लोगों ने हमें कहा भी कि इस एक्ट को आपने व्यापारी
का हित के थोड़ा अगेंस्ट रखा है और किसान का हित ज्यादा कर दिया है, तो व्यापारी आएगा कि इसमें नहीं आएगा। लेकिन ये कॉन्शियस एफर्ट था कि किसान की जो एक स्थिति है कि वो इंडिविजुअली इतनी स्ट्रेंथ उसकी नहीं है कंपेयर जो एक बिजनेस वाला होता है। हालांकि ये चीजें आपसी एक ट्रस्ट के सिर पर आगे बढ़ती हैं, लेकिन उसका पूरी तरह से ख्याल रखा गया है। यदि कीमतें बढ़ जाएं तब किसान को फायदा कैसे पहुंचाया जाए, यदि कोई किसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट फेल होता है तो किसान को कोई किसी किस्म का फाइन या कुछ नहीं लगेगा, लेकिन ट्रेडर्स को ये सारी चीजें की जा सकती जी, हैं। इसी से तो जोड़कर मैं सवाल सिर्फ पूछना चाहूंगी इतना प्रोफेसर साहब, क्योंकि चाहे हमने प्रावधान कितने ही कड़े क्यों ना रखे हों कि किसानों के हित सुरक्षित रहें, लेकिन फिर भी कभी विवाद भी हो सकते हैं। तो इन विवादों के निपटारे के तहत भी किस तरीके की व्यवस्था के प्रावधान किए गए हैं इन विधेयकों में? जी जी, इसमें ऐसा है कि जो प्रदेश हैं उनके जो एसडीएम है या उसके रैंक के जो ऑफिसर होंगे, उनको ये अधिकार दिया गया है कि यदि कोई शिकायत उनके पास आती है किसी भी किसान की ओर से या इवन व्यापारी की ओर से जिसके साथ करार किया गया है, तो पहले वो एसडीएम साहब उन दोनों जो है पार्टियों को ये कहेंगे कि ये एक हमने ग्रुप बना दिया, कुछ लोगों को नुमाइंदे बना दिया, आप आपस में एक अपना कोई कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। यदि वो कॉम्प्रोमाइज एक निश्चित समय में नहीं होता, फिर एसडीएम साहब दोनों को सुन के जो है उसका अपना जो है फैसला देंगे। लेकिन उस पर भी अपील आगे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है और वहाँ हो सकता है। लेकिन मैं एक यहाँ बात बताना चाहूंगा कि ये उसके झगड़े होंगे, उसके जो ग्रीवेंस है उसका कोई तरीका नहीं है। जब हम इस पे डिस्कस कर रहे थे तो एक सज्जन ने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि क्रॉप सेलर से ज्यादा हमारे देश में जो दूध बेचने वाले हैं वो ज्यादा है, और वो साल में 150 से 200 दिन रोज दूध अपना बेचते हैं। कोई कोऑपरेटिव को बेचता है, कोई मिल्क प्लांट वाले जो डेयरी है उसको बेचता है, कोई प्राइवेट को जो बेचता है। तो क्या आप देखते हो कि वहां कोई रोज झगड़े ही होते रहते हैं? दोनों का ये इंटरेस्ट है, किसान का इंटरेस्ट है कि अपने इंटरेस्ट में अच्छा उसको कॉम्पिटिटिव प्राइस मिले, रेम्यूनरेटिव मिले। बिजनेसमैन का इंटरेस्ट है कि उसका बिजनेस प्रमोट हो, तभी बिल्कुल। इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक सिस्टम आगे बढ़ता है। फिर भी क्योंकि ये ट्रांजैक्शन है, कुछ ना कुछ ऐसा होना जाहिर है, उसके लिए व्यापक व्यवस्था इसमें की गई है जो एक सर्विस एग्रीमेंट और प्राइस एश्योरेंस एग्रीमेंट है। जी, प्रोफेसर साहब, हम ये भी लगातार देख रहे हैं कि किसानों को सिर्फ धान रोपण से ज्यादा आगे बढ़कर कुछ नई फसलें, कुछ अच्छी फसलों की ओर भी उन्हें आकर्षित किया जाना चाहिए। तो कहां तक, जैसे रोटेशनल क्रॉपिंग की बात की जाती है, कहां तक ये विधेयक इस मुद्दे पर भी किसानों को आकर्षित करेंगे कि वो अच्छी फसलों का भी रुख करें, साथ ही साथ निर्यात को भी कैसे, क्योंकि निवेश होगा तो निर्यात भी बढ़ेगा, ये सब मिलकर होंगे काम। तो इन सबको कैसे गति, कैसे रफ्तार मिलेगी इन विधेयकों के प्रावधानों से? ये बहुत ही अच्छा मुद्दा आपने उठाया। मैं सोच ही रहा था कि ये मुद्दे भी मैं आपके प्रोग्राम पे जिक्र करूंगा। देखो, आज से 40 साल पहले हमारे देश की ये जरूरत थी कि हम अन्न की कमी को पूरा करें। तो किसी भी कीमत पर हमने एमएसपी देकर प्रोक्योरमेंट करके कई बार किसानों से एक फोर्सिबली भी प्रोड्यूस लिया गया, क्योंकि फूड सिक्योरिटी की इतनी दयनीय स्थिति थी हमारे देश में। लेकिन आज डिमांड वर्सिफाई हो रहा है, हाई वैल्यू क्रॉप्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, फ्रूट और वेजिटेबल की डिमांड बढ़ती जा रही है, और प्रति व्यक्ति सीरियल इनटेक तो बढ़ने की बजाय कम होता जा रहा है। तो ये जो लाभदायक फसलें हैं उनमें सबसे बड़ा उनका एक्सपेंड ना होने का कारण दो थे। एक तो ये है कि उनमें से कई फसलें प्रोसेसिंग में जाती हैं। तो प्रोसेसिंग वाले हैं, जब उनसे बात होती है तो वो ये कहते हैं कि हमें रोज 10 टन की जरूरत है, हम 5 क्विंटल एक मंडी से जाएं, 6 क्विंटल दूसरी मंडी में जाएं, उनकी अलग अलग मैच्योरिटी है, अलग अलग क्वालिटी है, तो हम कैसे प्रोसेसिंग में इसको लेकर जाएं। तो इससे ये जो कानून है दोनों ही सर्विस एग्रीमेंट, प्राइस एश्योरेंस और नया ट्रेडिंग एक्ट, डिवर्सिफिकेशन को बढ़ावा मिलेगा। मंडियों में जो है कंपटीशन होगा और कंपटीशन ही बेस्ट प्राइस दिला सकता है।
किसानों को नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। बहुत से किसानों के बेटे हैं, वो आप देखोगे कि वो खुद चीजों का व्यापार करना शुरू कर देंगे कि प्रोड्यूस लिया और आगे बेहतर तरीके से कंज्यूमर के पास जो लेकर गए इसको, प्रोसेसिंग को बढ़ावा मिलेगा, एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा, और एक इन्वेस्टमेंट इसमें एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइजेशन करने के लिए बहुत सी इन्वेस्टमेंट जो है इसमें सेक्टर में आएगी। जी प्रोफेसर साहब, बहुत संक्षेप में अंत में आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी प्रोफेसर साहब कि आपने अभी एक बात कही कि कंपटीशन बढ़ेगा तो बेहतर मूल्य भी किसानों को मिल पाएगा। इसी कंपटीशन के लिए क्या आपको लगता है हमारे किसान तैयार हैं? क्योंकि अभी तक हम देखते हैं कि जो कृषि विश्वविद्यालय हैं वो बहुत हद तक किसानों के हैंड होल्डिंग करते हैं। जब ये नया एक ढांचागत व्यवस्था तैयार होगी तो जाहिर है कि किसानों को वहां भी हैंड होल्डिंग की जरूरत तो पड़ेगी ही। आपको लगता है कि हमारे किसान तैयार हैं या कैसे उन्हें तैयार कर सकते हैं? इसमें मैं ये समझता हूँ कि कॉम्पिटिटिव प्राइस लेने के लिए किसान से ज्यादा ये चीज इंपॉर्टेंट है कि खरीदने वाले कितने हैं। यदि खरीदने वाले 10 होंगे तो कंपटीशन मान लो 1 पॉइंट है, खरीदने वाले 50 होंगे तो कंपटीशन 5 पॉइंट हो जाएगा। तो इसमें एक तो यह है कि कंपटीशन वहां से आएगा। किसान की जो हैंड होल्डिंग की बात कर रहे हैं वो मैं ये समझता हूँ कि एफपीओ बनाने में किसान की हेल्प करना, नई अपॉर्चुनिटीज क्या है, क्या क्या क्रॉप उनको ग्रो करनी चाहिए, उसके बारे में उनको एक एडवाइस देना, एक नया नॉलेज किसान के पास लेकर जाना, क्योंकि आज नॉलेज इंटेंसिव एग्रीकल्चर ही दुनिया में आगे बढ़ रही है। तो ये बिल्कुल किसान की हैंड होल्डिंग की जरूरत होगी और उसमें ये अपेक्षा की गई है कि प्राइवेट सेक्टर भी, क्योंकि उसका भी हित इसमें होगा, वो भी उस कैपेसिटी डेवलपमेंट में रोल प्ले करेगा। सरकारी संस्थाओं को प्रोफेसर साहब, ये उम्मीद कर सकते हैं आप कि ये विधेयक संसद से पारित हो जाएंगे और जब पारित हो जाएंगे तो उसके बाद इनका क्रियान्वयन भी सफलतापूर्वक हो ताकि हमारे देश के किसान समृद्ध और संपन्न हो। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रोफेसर रमेश चंद जो कृषि सुधार को लेकर 3 विधेयक संसद में लाए गए हैं उन तीनों पर तमाम बिंदुओं पर चर्चा कर रहे थे। फिलहाल न्यूज़ नाइट में यहाँ वक्त एक ब्रेक का।